साथियों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे स्नेहीजनों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने काफ़ी लंबे समय के पश्चात रूबरू हो रहे हैं। और रूबरू होने का सही समय अब मुझे लगा, और इसी वजह से हम आपके सामने व्याख्यान क्लासेस के माध्यम से रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड को माध्यम बना करके एक बहुत सार गर्भित प्रश्नोत्तरी सामग्री हम आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे स्नेहीजनों, आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रीट का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हमारे सामने साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि आपका जो पाठ्यक्रम लेवल सेकंड का यह रहेगा, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का जो स्तर है, उनकी जो पुस्तकों का जो स्तर है, उसी से संबंधित हमारे सामने प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो भी मुख्य रूप से हम बात करेंगे इसकी सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। और हमारा जो सामान्य अध्ययन है उसका जो विश्लेषण है, हमारे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं है, उस परीक्षा में हमारे जो प्रश्नोत्तरी बनेगी या प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक का जो पाठ्यक्रम है उनसे ही संबंधित होंगे। इसके साथ साथ देखिए मित्रों, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो पुस्तकें हैं जो 2020 तक पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई थी, उनसे संबंधित जो पुस्तकें जारी हो चुकी थी उनसे ही संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ दी गई है कि प्रश्नों का जो स्तर है, वो प्रश्नों का स्तर मेरे मित्रों कक्षा 12वीं कक्षा तक का स्तर ही पूछा जाएगा। क्यों रखा जाएगा, इसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए या उन प्रश्नों को देखते हुए प्रत्येक एप्लीकेंट को यह बता देना चाहते हैं कि इसका स्तर इस प्रकार का है, लेकिन प्रश्न वो कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 तक की पुस्तकों से ही समाहित किए जाएंगे। तो मेरे मित्रों, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपके सामने उन पुस्तकों को प्रमाण के रूप में माध्यम बना करके प्रमाण देकर के हम आपसे यह बताना चाहेंगे कि एक एक बिंदु को उठा करके बताना चाहेंगे कि आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों, मैं आने वाली परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा, मैं पिछली जो भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उस प्रश्न पत्र को भी मैं यहां लेकर के आऊंगा, ताकि आप उस प्रश्नों के ऊपर अच्छी तरह से विश्वास कर सकें, ताकि आप इस व्याख्यान चैनल के माध्यम से एक भरोसा कायम कर सकें, ताकि आप कहीं भटकाव की स्थिति में न रहें। क्योंकि भटकाव की स्थिति वहां पैदा होती है जब हम एक ऊंचे स्तर को पार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम वहां असफलता पाने के लिए विवश हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों, आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और जुड़ने के साथ साथ इसी प्रश्नोत्तरी को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं मेरे इस व्याख्यान चैनल से जुड़ने वाले राहुल कबीर। तो राहुल कबीर आपसे प्रश्नोत्तरी जो प्रश्न सामग्री है वो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं राहुल कबीर का। आइए राहुल कबीर। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल कबीर आप सभी का व्याख्यान क्लासेस चैनल के अंदर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बड़े भाई साहब विपुल जराजा जी ने बताया कि जो हमारे स्तर है कक्षा 6, 7 और 8 रीट लेवल सेकंड की बात हो रही है, जो कक्षा 6, 7 और 8 है वही स्तर होगा। लेकिन जो उसका जो पूछने का जो तरीका है वो है ना, वो कक्षा जो आगे की जो 9, 10 और 11 और 12 की जो पाठे हैं, जो आधार है, उनको माना जाएगा। यानी कि थोड़ा सा उस तरह आप देखोगे इसके जो स्तर है थोड़ा सा इसका ऊंचा पूछा जाएगा, नहीं कि 6, 7, 8 को आधार बिल्कुल माना जाएगा, लेकिन उसका स्तर है थोड़ा सा पूछा जाएगा। तो उन्हीं को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देखोगे जो भूगोल विषय है उसको हम पहले लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके एक टॉपिक जुड़ा है, जैसे उसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, उसमें अक्षांश देशांतर है, पृथ्वी गतियां हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। आपको निश्चित तौर पर इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा, इसी आशा के साथ नमस्कार। तो धन्यवाद मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, और मैं विश्वास करता हूं कि राहुल कबीर की ये कक्षाएं आपको बहुत संतोषजनक, बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगी। और मैं इसी के साथ एक बार फिर राहुल कबीर का यहाँ धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा और क्लास का इंतजार करिएगा। सभी को गुड मॉर्निंग। रिट के अभिवर्ती को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए जो कक्षा 6 की जो पुस्तकें हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर के आए हैं। और आगे भी ये प्रश्नों की सीरीज श्रृंखला एक है, आगे भी इसकी सीरीज लेकर आते रहेंगे।
प्रकरण है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ये आपके रिट के सिलेबस में ही है, भूगोल का प्रथम जो प्रकरण कह सकते हैं। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 6 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें उसको आधार मान करके आपके लिए प्रश्नों की यह श्रृंखला शुरू की है, निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगी। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें होती हैं, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें खालिस्तान होती हैं। इसमें ए ऑप्शन दे रखा है तिरछी, ब ऑप्शन है सिर के ऊपर, स ऑप्शन दे रखा है अदृश्य और द ऑप्शन है सीधी। तो आप बताओ इसके अंदर क्या आंसर आएगा? ध्रुवों पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं बताइए। ए ऑप्शन है तिरछी, ब है सिर के ठीक ऊपर, स है अदृश्य और द है सीधी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तिरछी। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक क्या है? पृथ्वी है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर भी इसको बोलते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा है जिसका नाम है क्या है? मकर रेखा। ठीक है, तो मैंने पूछा कि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है, तो ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य एक बार लंबवत चमकता है कर्क रेखा की, ठीक है, यहाँ पर भी चमकता है, फिर विषुवत रेखा पर, फिर मकर रेखा पर। यहाँ पर सूर्य 3 अवस्थाओं में चमकता है हरदम, कर्क, भूमध्य और मकर। लेकिन मैंने पूछा ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिण ध्रुव। तो पूछ रहा है कि ध्रुवों पर सूर्य किरणें कैसे पड़ेगी? तिरछी। कैसे पड़ेगी? तिरछी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला दे रखा है कि शीतोष्ण क्षेत्र में तापमान होता है। शीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें खालिस्तान तापमान कैसा होता है? अधिकतम होता है, मध्यम होता है, शून्य से नीचे होता है या न्यूनतम होता है? बताओ शीतोष्ण जो क्षेत्र है क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा मध्यम। देखिए क्यों? ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ये है कर्क और ये है मकर रेखा। कर्क और मकर के बीच का जो है क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय। कैसा है? उष्ण। और कर्क रेखा से लेकर के ये जो 66.5 डिग्री है, कर्क रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। कौन सा क्षेत्र? शीतोष्ण। ठीक है, और 66.5 डिग्री से लेकर के ध्रुवों तक जो होता है उसको बोलते हैं शीत, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये पूछ रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्रों में तापमान कैसा होता है? तो उष्ण में क्या होता है? अत्यधिक गर्म। और शीतोष्ण में कैसा होता है? मध्यम। और शीत में कैसा होता है? अधिकतम। शीत में कैसा होता है? अधिकतम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शीतोष्ण क्षेत्रों में तापमान कैसा होता है? मध्यम। ये है शीतोष्ण क्षेत्र में मध्यम और उष्ण में अधिकतम और शीत में, सॉरी, शीतोष्ण में होगा मध्यम और शीत में हो जाएगा अधिकतम। अगला आंसर, अगला प्रश्न है कि कौन सा कटिबंध अधिकतम गर्मी प्राप्त करता है? क्या दे रखा है कि कौन सा कटिबंध अधिकतम गर्मी प्राप्त करता है? ए ऑप्शन है उष्ण, ब है शीतोष्ण, स है शीत और द है ग्रीष्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कटिबंध अधिकतम गर्मी प्राप्त करता है? मैंने बताया अधिकतम गर्मी कौन प्राप्त करता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक वर्त खालिस्तान में स्थित है, यानी कि अंटार्कटिक वर्त है, उसे अन्य किस नाम से जानते हैं? वह 66.5 डिग्री उत्तरी या 23.5 डिग्री दक्षिणी या 66.5 डिग्री दक्षिणी या 23.5 डिग्री उत्तरी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अंटार्कटिक वर्त। देखिए क्या होता है अंटार्कटिक वर्त? बताइए, तब तक मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो होगा 66.5 डिग्री दक्षिण। देखिए क्यों होगा, ध्यान से देखना, समझना। मैंने बताया कि पृथ्वी पर 3 क्या हैं?
काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है जिसको किस नाम से जानते हैं हम, मकर के नाम से जानते हैं, और ये हो गई भूमध्य। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आर्कटिक वर्त कौन सा है। ठीक है, तो देखिए एक वर्त यहाँ है जो 66.5 डिग्री पर है, एक यहाँ पर है जो कि 66.5 डिग्री पे है, लेकिन फर्क क्या है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। अब इन दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं? 66.5 डिग्री जो उत्तरी है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, सॉरी वो आर्कटिक वर्त। क्या बोलते हैं? आर्कटिक, आर्कटिक वर्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, 66.5 डिग्री जो दक्षिणी है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वर्त। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, 66.5 डिग्री जो उत्तरी है उसको आर्कटिक वर्त बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर में क्या है? आर्कटिक महासागर है, नीचे क्या है? अंटार्कटिक वर्त। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिक क्या है? महासागर। तो प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के पीछे असत्य कथन है। आपको असत्य जो कथन है उसको जांचना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है? ऐ रेखा पृथ्वी के घूर्णन से समय मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है। ऑप्शन ब है, पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। घूर्णन चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को गतिशील बनाए रखता है। ऑप्शन द है, पृथ्वी की घूर्णन गति से ऋतु परिवर्तन संभव हो पाते हैं। तो आपको पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के पीछे जो असत्य कथन को छांटना है। इसमें असत्य कथन कौन सा है? देखिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका, बताइए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमने के पीछे असत्य कथन है, पहला समय का मापन का पैमाना मिलता है, या फिर पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं, या फिर घूर्णन चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को गतिशील बनाए रखता है। ये ऑप्शन द है, पृथ्वी की घूर्णन गति से ऋतु परिवर्तन संभव हो पाते हैं। बिल्कुल, इसका राइट जो आंसर है वो होगा द। इसका क्या है? असत्य कथन है। ये 3 क्या है? ए ब से ये क्या है? एकदम सत्य कथन है। जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति से ऋतु परिवर्तन संभव नहीं होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी, याद रखना कि पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है। पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियां करती है? 2 प्रकार की। एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। ठीक है, घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण। जबकि यहां पर क्या लिख रखा है? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन जो है वो होते हैं परिक्रमण गति के कारण। ऋतु परिवर्तन, देखिए ये अपनी क्या है? ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? ये अपनी पृथ्वी है। ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। ठीक है, इस चक्कर लगाने को कहते हैं परिक्रमण। और जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है लट्टू की तरह, उसे कहते हैं घूर्णन। उससे क्या बनते हैं? दिन और रात। समझ में आ गया? तो घूर्णन गति से क्या होते हैं? दिन और रात। ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति से होते हैं। आगे देखो, प्रश्न नंबर 7 है कि पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है। पृथ्वी का जो भूमध्यवर्ती जो व्यास है और ध्रुवीय व्यास से अधिक होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ठीक है, यानी कि ये अधिक क्यों है इससे, यानी भूमध्यवर्ती जो व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से अधिक क्यों है, उसके पीछे कथन है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, वह है पृथ्वी की परिक्रमण गति। ऑप्शन स है पृथ्वी का भूमध्यवर्ती उभार, और ऑप्शन द है पृथ्वी ये उपयुक्त सभी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है। देखिए आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, ये जो प्रश्न बना रहा हूँ मैं,
ये कक्षा 6 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्रों की श्रृंखला 1 है, ठीक है, और उसका प्रकरण है अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है। ये प्रश्न जो मैंने बनाए हैं, इस ये जो किताब दे रखी है आपको, सामाजिक विज्ञान की किताब है, कक्षा 6 के लिए है ये, ठीक है। इससे महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न बनाए हैं इसी के आधार पर। इसकी जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें हैं ये भी इसमें सेम की सेम दे रखी है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इसमें 4 का पार्ट है, ग्लोब, ठीक है। उस ग्लोब में ये प्रश्न सेम की सेम लिख रखा है। उसमें ये भी लाइन है कि पृथ्वी के घूर्णन से समय मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, ये लाइन भी है इसमें। पृथ्वी की भौतिक एवं जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती है, ये लाइन भी इसमें है। घूर्णन चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र से गतिशील बनाए रखता है, ये तीनों लाइनें इसमें दे रखी है। और ये भी है कि घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं, जबकि परिक्रमण गति से क्या बनते हैं, ऋतु परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये भी इसमें है। मैंने सारे प्रश्न इसी में बनाए हैं, इसलिए कह रहा हूँ आपसे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये वीडियो देखने के बाद आप में निश्चित तौर पर निखार आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर बताओ, प्रश्न नंबर 7 का बताओ। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, इसमें दे रखा कि भूमध्यवर्ती व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। उसके पीछे जो कारण आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर C, पृथ्वी का भूमध्यवर्ती उभार। देखिए ध्यान से देखना क्यों। ठीक है, ये क्या है, अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। यहां से जो है पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पहली बात तो पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी, अगर फलों में बात करें तो यह संतरा के आकार की, आपने संतरा देखा होगा, संतरा जो कैसा होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से पिचका हुआ होते हैं। तो ये जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से पिचकी हुई है, कौन, पृथ्वी। पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से क्या है, थोड़ी चपटी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर उभार लिए हुए है, ठीक है। 2 बात याद रखना, एक तो क्या, उत्तरी जो ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उस पर कैसी है, चपटी, यानी थोड़ी सी पिचकी हुई कह सकते हैं अपन। और दूसरी चीज, ये जो भूमध्य रेखा पर क्या है, भूमध्य रेखा पर उभार लिए हुए हैं, भूमध्य रेखा पर क्या है, उभार है, ये भूमध्य रेखा पर उभार लिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए ये लट्टू आपने देखा होगा, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा क्या होती है, जो अक्षांश जो रेखा है ना, उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा होती है। इसका व्यास कितना है, 12,756.6, जबकि जो ध्रुवीय व्यास है उत्तर से दक्षिण में खींचा गया है वो कितना है, 12,714, ठीक है। कितना है, 12,714। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर की बात करें तो 43 है। अंतर कितना है इसका, 43, ठीक है, याद रखना। तो पृथ्वी का भूमध्यवर्ती उभार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 का, कि ग्लोब पृथ्वी का एक खाली स्थान है, क्या है, समतल प्रतिरूप है या फिर वास्तविक प्रतिरूप है या फिर वृहत प्रतिरूप है या फिर लघु प्रतिरूप है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा लघु प्रतिरूप, लघु प्रतिरूप। तो प्रश्न नंबर 9 है, सूर्य कर्क भूमध्य और मकर अक्षांशों में लंबवत कितने समय के अंतराल में चमकता है, ठीक है। सूर्य के बारे में एक स्टेटमेंट दे रखी है कि सूर्य है जो कर्क भूमध्य और मकर अक्षांशों में लंबवत कितने समय के अंतराल में चमकता है। ऑप्शन ए है 3 माह, ब है 6 माह, या 365 दिन, या 6 घंटे, या 366 दिन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य कर्क भूमध्य और मकर अक्षांशों में लंबवत कितने समय के अंतराल में चमकता है। 3 माह, 6 माह, 365 दिन और 6 घंटे, या 366 दिन। बताओ, और 10 का भी बता दो साथ साथ, इनकी व्याख्या एक साथ हो जाएगी। प्रश्न एक ही है कि पृथ्वी पर किस तारीख को दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, या 21 मार्च और 23 सितंबर को। बताओ दोनों का राइट आंसर क्या होगा। आंसर बता दिया, ठीक है। व्याख्या करें, देखिए कैसे। ये अपनी क्या है,
पृथ्वी है। ये क्या है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी पर 3 जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिन्हें 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, भूमध्य। ठीक है। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा। इस बात से आप सभी क्या हैं, परिचित हैं, सभी जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, अब जो व्याख्या कर रहा हूँ इसकी, इस व्याख्या से आपके 5 से 6% राइट हो जाएंगे। कैसे, देखिए आपसे प्रश्न पूछता है कि जो कर्क है, कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कितनी तारीख को चमकता है। भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है लंबवत कब होता है, और मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। तो इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है। ये ऊपर है और ये नीचे है। ये ऊपरी रेखा है, ये दक्षिणी रेखा है, हम कह सकते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले लिखना आपको यहाँ पर 21 और यहाँ पर 22। ठीक है। क्या लिखना है, 21 और 22। कर्क रेखा पर लिखना है 21 और मकर रेखा पर लिखना है 22। ठीक है। अब आपको बताना है कि जो क्या कैलेंडर जो है, कैलेंडर के अंदर अंतिम महीना कौन सा होता है। अंतिम महीना है दिसंबर। अंतिम महीना कौन सा है, दिसंबर, वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। अंतिम महीना दिसंबर होता है। उसके बाद बात करें हम कि भूमध्य रेखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 21 लिखा, यहाँ पर 22 लिखा, यहाँ पर लिख दिया दिसंबर। अब आपको 3-3 माह अंतराल ऊपर जाना है। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर लिखना है मार्च। मार्च के बाद 3 माह ऊपर जाना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ क्या लिखना है, जून। जून के बाद वापस नीचे आना है, क्योंकि सूर्य जो है कर्क से ऊपर नहीं जाता है, कर्क पर रहता है सूर्य। सूर्य की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, जैसे भूमध्य मान लो, भूमध्य पे है, कर्क पे जाएगा, कर्क से भूमध्य, भूमध्य से मकर, मकर से भूमध्य, भूमध्य से कर्क, ऐसी अवस्थाएं होती है सूर्य की। तो मैंने बताया आपको ऊपर लिखना है 21, नीचे लिखना है 22। जो महीने का अंतिम, वर्ष का अंतिम महीना होता है जिसे कहते हैं दिसंबर, वो यहाँ लिख देना है। और 3 माह के अंतराल के बाद ऊपर चले जाना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून के बाद वापस आना नीचे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ लिखना आपको सितंबर। ठीक है। और बस कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना आपको खाली 21, यहाँ लिखना है 23। देखिए कितने % सोल्व हो गए। कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत 21 जून को, भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत 21 मार्च और 23 सितंबर को, मकर रेखा पर सूर्य लंबवत 22 दिसंबर को। ठीक है। इसमें पूछ रखा कि सूर्य भूमध्य और मकर अक्षांशों में लंबवत कितने समय के अंतराल में चमकता है। तो कितने समय में, 3 माह। मैंने बताया आपको 22 दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक क्रम पूरा हो गया महीनों का। और ये ट्रिक बन गई। और ट्रिक क्या बनी, आंसर ही निकल आया। कौन सा, 3 माह। 3 माह में सूर्य एक अक्षांश से दूसरे जो अक्षांश होता है, ठीक है, यानी कि जो अपना मकर अक्षांश से भूमध्य अक्षांश में पहुंच जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किस तारीख को दिन व रात की अवधि बराबर होती है। तो मैंने बताया जब भूमध्य रेखा पर सूर्य होगा तो सभी को, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य होगा तो सभी को ताप क्या मिलेगा, समान मिलेगा। समान मिलेगा तो सब जगह दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। और वो तारीख कौन कौन सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगी, दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आगे आने वाले वीडियो में आपकी जो अगला प्रकरण है, जो आपके कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में है, उसको लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना कि वास्तव में प्रश्न कैसे थे, प्रश्नों का स्तर कैसा था। क्योंकि मैंने जो प्रश्न बनाए हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कक्षा 6 है उसको आधार मानकर बनाए हैं। ठीक है। और ये जो लाइनें हैं, ये जो बातें हैं उसमें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।